हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चल बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 11। हमारा पहला वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दैट इज लाइट। लाइट में हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। दो टर्म सीखी थी हमने लाइट में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो वो चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। एक बार मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का आई बटन पर प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। और आई बटन पर वापस से पूरी प्लेलिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो आप वहाँ जाके पूरा चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को वो चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। उसी का नेक्स्ट पार्ट है बच्चों आपके चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ ह्यूमन आई एंड नेचुरल वर्ल्ड वगैरह। ठीक है, तो बच्चों अगर इसकी बात करें तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग होती है आपकी ह्यूमन आई से। कहाँ से स्टार्टिंग होती है? ह्यूमन आई से। लेकिन हम हमारे स्टाइल में पढ़ेंगे, ठीक है। हम किसी की बात तो सुनने वाले है नहीं, तो हम हमारी स्टाइल में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। यानी ये ह्यूमन आई वाला जो पोर्शन है, ये पूरा लास्ट में जाके हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात उसमें नहीं है। ओके, तो बच्चों आज हम क्या क्या लेक्चर में कवर करने वाले हैं? आपका टॉपिक है दैट इज़ प्रिज्म, ठीक है। आज हम प्रिज्म के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे, प्रिज्म से जान पहचान बनाएंगे। प्रिज्म के बाद में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। रिफ्रैक्शन पढ़कर आ चुके हो आप, 10th वाले चैप्टर में आप रिफ्रैक्शन पढ़ के आ चुके हो। 11th में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। क्लियर है? तो रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म एंड प्रिज्म, हम दो टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है, समझेंगे बाकायदा, ठीक है। तो आप एक बार ये चीज़ कॉपी कीजिए, हम इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो यार। ओके, हो गया होगा। तो रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, आपकी बुक में डायरेक्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ये वाला टॉपिक है आपकी बुक में डायरेक्टली, ठीक है। बट उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि प्रिज्म है क्या चीज़। उससे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज प्रिज्म, प्रिज्म है क्या चीज़, है ना। तो बच्चों अगर प्रिज्म की बात की जाए तो प्रिज्म ऐसी ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है, जिसमें क्या है पूरा एक, पहली बात तो ये सॉलिड शेप है, ठीक है। दूसरी बात ये ट्रायंगुलर की बेस में, तो अगर आप इसे जनरली देखो तो आपको कुछ इस तरीके की शेप दिखाई देगी, ठीक है। ये जो शेप है ये प्रिज्म की शेप है। अब ये भी ग्लास का, ये भी ग्लास का और ये भी ग्लास का, ठीक है। ये आगे वाला हिस्सा ये बिल्कुल ये 2D नहीं, ये 3D है, बट मेरे बोर्ड पर बनाने की वजह से ये इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये आगे भी आपको कैसे दिखाई देगी? आप आगे भी आपको कैसी दिखाई देगी? बिल्कुल ट्रायंगुलर। पीछे भी आपको कैसी दिखाई देगी? ट्रायंगुलर, ठीक है। और मैंने 3 रेक्टेंगुलर सरफेस को आपस में मिलाया हुआ, ये देखो, ये वाली सरफेस भी रेक्टेंगुलर, ये वाली सरफेस भी रेक्टेंगुलर, और इसका जो ये बेस है नीचे वाला, ये भी क्या है? रेक्टेंगुलर है। तो इनको आपस में मिलाया हुआ है। अगर ये तो आप जनरली देखोगे, अगर इसे टॉप से देखोगे, ऐसे देखने लगे, ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे देखोगे बिल्कुल टॉप से, तो कैसी दिखाई देगी? बिल्कुल ट्रायंगुलर। कैसे दिखाई देगी? बिल्कुल ट्रायंगुलर। तो ये क्या है? इसका टॉप व्यू है। ये क्या है? टॉप व्यू। मतलब आप प्रिज्म लेकर आए और प्रिज्म लेकर आपकी नोटबुक के ऊपर रख दिया, नोटबुक के ऊपर रख दिया और ऐसे देखो, अरे ये क्या दिखाई दे रहा है? ये प्रिज्म दिखाई दे रहा है। क्लियर है बच्चों? तो बड़े प्यार से प्रिज्म का डायग्राम कॉपी हो गया। अब बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। तो बच्चों प्रिज्म के बारे में बात की जाए छोटी सी, कि प्रिज्म क्या है? प्रिज्म हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 लेटरल रेक्टेंगुलर सरफेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर। मतलब अरे यार, ट्रायंगुलर बेस, ये रहा एक ट्रायंगुलर बेस, इसके पिछू वाला दूसरा ट्रायंगुलर बेस, ऐसे बनी हुई है। देखो, इमेजिन करना, श्यूं खोपाच, ऐसे देखो टिपैच, ऐसे ट्रायंगुलर शेप बनी हुई है। अब आगे आपकी तरफ जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो आगे वाला बेस, मेरी तरफ जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो पीछे वाला बेस। तो ये क्या हो गया? एक ट्रायंगुलर शेप हो गई, ठीक है। ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 लेटरल रेक्टेंगुलर सरफेसेस। 3 लेटरल, ये रही, एक ये रेक्टेंगुलर, एक ये रेक्टेंगुलर और एक ये वाली रेक्टेंगुलर। 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर। ये सभी रेक्टेंगुलर सरफेस देख एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है। ये भी रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड। ये, अरे यार मेरा तीसरा हाथ कहाँ गया? बच्चों मेरे 3 हाथ है, ठीक है।
ठीक है, तो ये वाली रेक्टेंगुलर और ये वाली रेक्टेंगुलर, ये भी एक दूसरे पर इंक्लाइंट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से शेप दिखाई दे। ये मेरे ट्रायंगल बनाने की, सर हार्ड बन गया है तो ये नहीं, ये कुछ इस तरीके से, ये तो हार्ड बन जाएगा फिर कोई बात नहीं। तो इस तरीके से क्या है, ये रेक्टेंगुलर सरफेस एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है ना। तो वही चीज़ है। प्रिज्म इज अ सॉलिड ग्लास शेप, ये ग्लास की शेप होती है, सॉलिड होती है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट, इन दोनों सरफेस के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, इन दोनों सरफेसेस के या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं प्रिज्म एंगल। एंगल बिटवीन टू लेटरल सरफेसेस इज नॉन एज प्रिज्म एंगल। किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच में, या तो ये वाली ले लो या ये वाली ले लो या फिर ये वाली ले लो, किसी भी, या तो ये वाली सरफेस, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, किसी भी एंगल के ले लो, तो ये जो दो सरफेस के बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या होता है, वो एंगल प्रिज्म एंगल होता है। कौन सा एंगल है, प्रिज्म एंगल। ठीक है, ये हो गया आपके प्रिज्म की बात। अब बात करते हैं कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, कॉपी करो। ओके बच्चों, अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। अब मुझे रिफ्रैक्शन करवाने के लिए एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल करते हैं। क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल। ओह सर बहुत बढ़िया करेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे, हमसे थ्योरी तो पढ़ी नहीं जाती, हम प्रैक्टिकल करेंगे। क्या बात करते हो सर आप? ठीक है, कोई बात नहीं। अब बच्चों प्रैक्टिकल करने के लिए सुन रहा है तो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करें, लिखो, हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन करवाएंगे हम। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, हमने ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन करवाया था, याद है? बिल्कुल याद है, ग्लास स्लैब से। चैप्टर नंबर 10 में मैंने आपको ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन पढ़ाया है, अकेला पूरा एक लेक्चर लिया है उस पर, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, इस तरीके से, याद है? उसी पैटर्न पर ये वाला काम करेगा। पैटर्न सेम है, पैटर्न क्या है, सेम। जिस तरीके से वहाँ रिफ्रैक्शन हुआ था उसी तरीके से यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर है? जिस तरीके से वहाँ रिफ्रैक्शन हुआ था ना, उसी तरीके से यहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, देखना। मान लो आप प्रिज्म लेकर आए, अब इसके लिए सीधा एक्सपेरिमेंट ही करते हैं बच्चों, ठीक है। आपने इतना बड़ा जैसे मेरे पास ये वाइट बोर्ड है, उसी तरीके से आपके पास भी एक क्या है, ब्लैंक वाइट शीट पेपर, वाइट पेपर लिया ब्लैंक बिल्कुल, ठीक है। उस पर आपने क्या कर दिया, प्रिज्म ला के रख दिया, वाइट पेपर पर प्रिज्म ला के ऐसे रख दिया। अब प्रिज्म रखा और प्रिज्म के चारों तरफ ऐसी बाउंड्री की, प्रिज्म की चारों तरफ ऐसी आउटलाइन कर दी, प्रिज्म की चारों तरफ ऐसी आउटलाइन कर दी। अच्छा दिख रहा है क्या? ची सर, इतना आज गंदा डायग्राम बनाते हो आप, इससे अच्छा डायग्राम तो LKG के बच्चे बना देते हैं सर। क्या बात करते हो सर, बहुत ख़राब है। अब ठीक है बच्चों, अच्छा क्लियर दिखाई दे रहा है? कुछ हद तक सर, कुछ हद तक, चलो इतना काम बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो बच्चे ये बात होगी। अब जैसे ही मैं यहाँ से प्रिज्म हटाऊंगा मुझे आउटलाइन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। अभी प्रिज्म को हटाना नहीं है, बता रहा हूँ बस। प्रिज्म रखा हुआ है, उसके चारों तरफ मैंने ऐसी आउटलाइन की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 पिंस रखता हूँ बच्चों, यहाँ पे 2 पिंस लगाई मैंने, ठीक है। 2 ऑल पिन लगाई, ऑल पिन लेके और यहाँ पर मैंने एक यहाँ लगा दी और एक यहाँ लगा दी, ठीक है। इस ऑल पिन को मैंने नाम दिया, क्या नाम दूँ? इस रिश्ते को क्या नाम दूँ? सॉरी, इस ऑल पिन को क्या नाम दूँ? इसको मैंने बोला X एंड Y। सर X क्यों? X एंड Y मैंने यहाँ पे 2 नाम दे दिए, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन और ड्रॉ कर ली, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली, कुछ ऐसी लाइन आएगी। ये बड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इन दोनों को मिलाते हुए एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दी, एरो लगा दिया मैंने, ये लो, इस लाइन का नाम दे दिया मैंने
पी क्यू, ठीक है, ये ए बी सी। तो पी क्यू जो लाइट रे है, ये लाइट रे कहाँ गिर रही है? ए बी पर गिर रही है, ऐसा बोल सकते हैं भाई। एक्स एंड वाई दो ओलपिन हैं, दो ओलपिन से निकलने वाली लाइट रे को क्या दिया? पी क्यू नाम दे दिया। और ये पी क्यू लाइट कहाँ से गिर रही है? ए बी पॉइंट पर गिर रही है। ए बी के किस पॉइंट पर गिर रही है? मान लो क्यू पॉइंट पे गिर रही है, ठीक है। मैंने क्या देखा, ये काम हुआ, मैं इस प्रिज्म के दूसरी तरफ आया, मैंने क्या देखा कि इन दोनों ओलपिन की जो इमेज है एक्स एंड वाई, जो दो ओलपिन थे ना बच्चों, इन दोनों ओलपिन्स की जो इमेज है वो कहाँ बनी? मेरी कुछ इस तरीके से बनी। जो इमेज है वो कैसी बनी? वो कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका वाई डैश, ये हो गया आपका एक्स डैश। जो प्रिज्म से दूर रखा हुआ था उसकी इमेज दूर बनी, जो पास रखा हुआ था उसके पास बनी, लेकिन कुछ इस तरीके से बनी। इनको मिला देना यार, ये ओलपिन एक और ये दूसरी ओलपिन। देखो बननी किधर चाहिए थी? इधर सीधी बननी चाहिए थी, बन कैसे रही है? इधर बन रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? डबल टाइम्स रिफ्रैक्शन हुआ है। याद है आपको ग्लास स्लेब से डबल टाइम रिफ्रैक्शन होता, उसी तरीके से यहाँ डबल। देखो P और क्यू आई इंसिडेंट लाइट रे, एक बार रिफ्रैक्शन कहाँ होगा? यहाँ होगा। यहाँ से रिफ्रैक्ट होके भाई एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में, तो नॉर्मल के पास जाएगी या दूर? नॉर्मल से पास आएगी, नॉर्मल के पास आएगी, तो नॉर्मल के पास इस तरीके से आएगी। और ये कहाँ गिर गई? दूसरी वाली सरफेस पे जाके गिर गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है? ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है तो नॉर्मल से पास आएगी, नॉर्मल के दूर। इसका नॉर्मल ये रहा। अब बताओ नॉर्मल के पास आएगी या नॉर्मल के दूर जाएगी? सर नॉर्मल से दूर जाएगी, तो नॉर्मल से दूर कुछ इस तरीके से चली गई, नॉर्मल से दूर चली गई। तो अब देखो एक्चुअली में ये जानी कैसी चाहिए थी? ऐसे जा कैसे रही है? इस तरीके से। तो इन दोनों लाइन्स को और बढ़ा दो और मिला दो। ये क्या हो गया? इसका डेविएशन हो गया। ये क्या हो गया? इसका डेविएशन हो गया। जानी कैसे चाहिए थी? इस तरीके से। जा कैसे रही है? इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या हो गया? डी, एंगल डी, एंगल डी फॉर डेविएशन। बस इतना सा। यहाँ वाला एंगल, इसे क्या बोलोगे? रिफ्रैक्शन एंगल 1, इसे बोल दो एंगल 2, इसे बोल दो इंसिडेंट एंगल I, इसे बोल दो इमर्जिंग एंगल E, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PQ क्या है? इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है? क्लियर। ये Q, अच्छा इसको मैंने नाम नहीं दिया, मान लो ये RS, ये RS क्या है? इमर्जिंग रे, बाहर निकलती हुई रे। ठीक है, ओके। R1 क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, एक्चुअली में फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ठीक है। R2 क्या है बच्चों? एंगल ऑफ सेकंड रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ सेकंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। E क्या है? इमर्जिंग एंगल, E क्या है? इमर्जिंग एंगल। I क्या है? इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। अब बच्चों सुनना बात को, ग्लास स्लेब में जब हम पढ़े थे, ग्लास स्लेब में जब रिफ्रैक्शन पढ़ा था, तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम द ग्लास स्लेब, उसमें क्या काम हुआ? उसमें जो लाइट रे थी निकलने के बाद कैसी हो गई थी? देखो जो लाइट रे है वो निकलने के बाद कैसी हो गई थी? इंसिडेंट रे के पैरेलल, जैसी आएगी वैसी ही जाएगी, ठीक है भाई। ग्लास स्लेब में हमने क्या सीखा था बच्चों? इस तरीके से था, लाइट रे कुछ इस तरीके से आई, और निकलने वाली लाइट रे भी है ना कुछ इसी तरीके से थी, यानी कि ये दोनों क्या थी? एक दूसरे के पैरेलल थी। लेकिन ग्लास प्रिज्म में ऐसा नहीं है। ग्लास प्रिज्म में क्या होगा? कंप्लीट रिफ्रैक्शन हो जाता है,
ग्लास स्लैब में क्या है, कंप्लीट रिफ्रैक्शन हो जाता है। और होगा भी क्यों, क्योंकि देखो अगर एक स्लैब होती, इसकी ये वाली जो ये वाली जो स्लैब है बच्चों, ये वाली एक स्लैब और दूसरी बार जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ये दो स्लैब, यानी कि प्रिज्म के केस में एक नहीं दो स्लैब से रिफ्रैक्शन हो रहा है। वहाँ पे तो हमने एक ही स्लैब से रिफ्रैक्शन पढ़ा, लेकिन प्रिज्म के केस में दो स्लैब से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो कहाँ पैरेलल जाएगी भाई, तो पैरेलल नहीं जाएगी, दो आ गई। ठीक है, एक विलेन आया, उससे टकराए और उसको ख़त्म किया, और हम हीरो बनने वाले थे और बाद में एक और विलेन मिल गया तो उसे भी ख़त्म करना पड़ेगा। तो एक विलेन को ख़त्म किया, उतने में दूसरा और आ गया, तो यहाँ पर दो बार स्लैब से रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये पैरेलल ना होके एक एंगल पर रिफ्रैक्ट हो जाती है, जिसका एंगल क्या है, ई, यानी कि इमर्जिंग एंगल। वहाँ पर क्या था, फ्रॉम द ग्लास स्लैब, उसमें क्या था, इंसिडेंट एंगल और इमर्जिंग एंगल दोनों बराबर थे। इस केस में इंसिडेंट एंगल और इमर्जिंग एंगल आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे, आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे। वहाँ पे क्या था, ये दोनों बराबर थे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर थे। ठीक है, इसीलिए लाइट रे क्या थी, एक दूसरे के पैरेलल थी। लेकिन यहाँ पे पैरेलल नहीं है, इसलिए ये दोनों एंगल बराबर नहीं है, कोई कम कोई ज़्यादा। ठीक है, रही बात डी की, तो डी क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। कैपिटल डी क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। जब आप प्रिज्म को हटाओगे तो आप इन दोनों एंगल को मर्ज करके मेजर करके आप बता सकते हो कि कितने एंगल पे डेविएट हुई है। भाई पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं तो डेविएशन आया है। कितना डेविएशन आया है उसे कैपिटल डी से लिखते हो। कई बच्चों, अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो इसलिए आपके एनसीईआरटी ने कैपिटल डी लिखा हुआ है, बट एक्चुअली में इस एंगल ऑफ डेविएशन को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे डेल्टा, इसे बोलते हैं, डेल बोलते हैं इसे। लैपटॉप वाला डेल नहीं, ग्रीक लैंग्वेज वाला डेल, ग्रीक लैंग्वेज है डेल, उसे डेल से लिखते हैं। जैसे आप इसे लिखते हो ना एल्फ़ा, उसी तरीके से इसे डेल लिखते हैं, है ना। फिर कोई बात नहीं, आप 12th में जाके वापस यही चीज़ें पढ़ोगे। 12th में जाके आप ये डेल का फॉर्मूला भी पढ़ते हो। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना भी आपको सिखाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आपको कोई काम नहीं, इसलिए मैंने भी नहीं सिखाया है। ठीक है, तो बच्चों इतना सा था आज का लेक्चर, यही ख़त्म करते हैं बच्चों। अगर फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपको 10th का क्लास का जो 10th चैप्टर है वो पढ़ना है, तो मैंने आई बटन पर लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और 10th चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ उसी में, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आज की क्लास यहीं डिस्मिस करते हैं। पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट।